हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज जो हम पॉलिटिकल साइंस जो है ना, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। राजनीतिक शास्त्र का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए क्या है ना, पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें सभी व्यक्ति का समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था भी होती है, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बारे में इब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि समाज के सभी वर्ग के लोग, देखिए हमारे समाज में जो भी हैं जाति के लोग, ठीक है ना, चाहे वो छोटे कास्ट के हों या बड़े कास्ट के हों, समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता में साझेदारी कहलाता है। यानी मान लीजिए अब बाढ़ आ गया है, ठीक है, और बाढ़ आया तो बाढ़ का जो लाभ हो रहा है, जो सरकार के थ्रू से जो लाभ मिल रहा है, वो सभी के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि गरीब के लिए आया है बाढ़ और अमीर के लिए नहीं आया है बाढ़। तो यानी सरकार के जो कुछ भी है वो सब पे अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। यह लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाती है, ठीक है। यदि विभिन्न सामाजिक समूह को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो उन्हें असंतोष एवं संघर्ष पैदा होता है, जिसके कारण सामाजिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता आदि उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज का कई वर्गों में बांटा जाना सामाजिक विभाजन कहलाता है, ठीक है। जाति को लेकर हो सकता है, धर्म के लेकर हो सकता है, चाहे क्षेत्र के लेकर होता है, जमीन जायदाद के लेकर भी आदमी बंटवारा हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, सांप्रदायिकता क्या है। तो देखिए, सांप्रदायिकता का मतलब होता है अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे धर्म से नफरत करना, सांप्रदायिकता कहलाता है। या इसका एक और भी बात हम लोग बोल सकते हैं कि अपने धर्मों को ऊंचा मानना, किससे, तो दूसरों के धर्मों से अपने जो है धर्म है उसको ऊंचा मानना है दूसरे के धर्म से, उसको बोलते हैं सांप्रदायिकता, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ गया, सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए हम सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों के साथ बिना भेदभाव के एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्म निरपेक्षता की अवधारणा को उल्लेख कीजिए। देखिए, भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक। किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत को धर्म निरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है। तो देखिए, भारत को धर्म निरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि भारत में किसी एक धर्म को श्रेष्ठ माना नहीं जाता है, ठीक है, बल्कि सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया गया है। भारत में आप धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह हुआ कि किसी भी धर्म को या राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया जाए, सभी धर्म को समान माना जाए, यही होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब, ठीक। किन्हीं दो प्रावधानों को जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो देखिए, इसकी ये दो दर्जा हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला जो है, भारत में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा का है,
भारत में कोई भी व्यक्ति किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, लैंगिक विभेद या लैंगिक और असमानता क्या है? तो लिंग के आधार पर महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव करना लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहलाता है। यानी स्त्री और पुरुष में भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में किस तरह जातिगत और असमानताएं जारी हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या है ना, भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित समाज है। कहने का मतलब है कि पूर्वज से जो हमारा करते आ रहा है तो वही काम हम भी करेंगे। यानी पेशानुगत जो है, वंशागत है जो है, वंशागत का मतलब होता है कि वंशों से पीछे से चलते आ रहा है। ठीक है, आज भी अधिकांश लोग अपने बेटा बेटी की शादी अपनी ही जाति में करते हैं। अधिकांश लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जातिगत असमानताएं अभी भी जारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है? तो देखिए क्या है ना, भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 15वीं लोकसभा के चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी संसद में 10% से भी कम थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में इसकी संख्या 545 में से मात्र 59 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, भारत ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्य का वर्णन करें। क्या है इसका उत्तर? देखिए, जो ग्राम पंचायत है उसके दो कार्य हैं इस प्रकार। पहला देख लेते हैं, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करना। ठीक है, और दूसरा का जो है प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, संघीय शासन की दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए, संघीय शासन की दो विशेषता हैं ये, पहला है लिखित संविधान और दूसरा का है 2 स्तरों के सरकार। एक जो है केंद्र सरकार है और दूसरा का जो है राज्य सरकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो देखिए, नगर परिषद अपने सदस्यों के बीच महापौर को चुनित करता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। महापौर निगम परिषद का सभापति होता है तथा निगम की बैठक की अध्यक्षता करता है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। इस नाते वह नगर में आए अतिथियों का भी स्वागत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, पंचायती राज क्या है? तो पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर में पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होता है। ठीक है, समवर्ती सूची क्या होता है? तो देखिए, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को समवर्ती सूची कहा जाता है। इन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं या दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में टकराव हो, तब केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून की मान्यता खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा नीति क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा भाषा नीति तैयार की गई। भारत सरकार द्वारा कार्यालय भाषा के रूप में 22 भाषाओं के मान्यता दी गई है।
विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी अपनी भाषाओं को उपयोग करते हैं। हिंदी जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, अगर इस तरह को आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।